हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पीयूष नंदन। वेलकम टू आर्ट्स नर्सरी। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेकिंग टूल्स यानी कि औजार निर्माण के बारे में। ठीक है, तो एक टॉपिक जो है मैं उसी में कवर करने वाला था, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि वीडियो बड़ी बनती जा रही थी। तो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट, संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा और कला। ठीक, तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, भाषा जो है, ये भाषा, सबसे पहली बात, भाषा अभी किन के पास? जीवित प्राणियों में केवल मनुष्य के पास यानी कि ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन के पास ही लैंग्वेज है। ठीक, और किसी भी अन्य प्रकार के जीव जंतु के बीच जैसे हमारा लैंग्वेज है वैसा लैंग्वेज नहीं है। ठीक, अब भाषा के विकास, जैसे कि, और जब भी हम ह्यूमन के जो एनाटॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में यानी कि शारीरिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि हमें तरह तरह के जो है साक्ष्य मिलते हैं, बहुत सारे रिमेन्स मिलते हैं, ह्यूमन ब्रेन मिलता है, ह्यूमन स्कल मिलता है, सॉरी ब्रेन नहीं स्कल मिलता है, ह्यूमन के बहुत सारे शरीर के बोन्स मिलते हैं, हड्डियाँ मिलती हैं। तो उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि किस समय कैसा डेवलपमेंट रहा होगा, क्योंकि जो भी हड्डियाँ मिली उसका कार्बन डेटिंग करके या केमिकल एनालिसिस करके उसका डेट डिटर्मिनेशन कर लिया जाता है कि वो कब का है, कितने हज़ार साल पहले का है। बट लैंग्वेज के साथ क्या इशू है कि लैंग्वेज पर तो हमें कोई प्रूफ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसके बारे में किसी ने बैठ के कोई बुक तो लिखी नहीं ना आदिकाल से, बहुत पुराने समय से, कि हाँ भाई देखो ऐसे ऐसे लैंग्वेज डेवलप हुआ है। वो तो बस होता चला आया। तो इस वजह से इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इस पे जो है विचार बहुत सारे हैं। जितने भी विद्वान लोग हैं उन्होंने इस पर बहुत सारे विचार दिए हैं कि किसी का ये कहना है, किसी का ए कहना है, किसी का बी कहना है, किसी का सी कहना है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट मत हैं लोगों के। तो आइए अब देखते हैं, इसमें जो भी बातें हैं ज़्यादातर पॉसिबिलिटी बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो होमिनिड है, होमिनिड के लैंग्वेज की बात की जाती है। तो होमिनिड जो थे उनके लैंग्वेज में जो है जेस्चर्स एंड हैंड मूवमेंट्स ज़्यादा थे, मतलब यही था उनका लैंग्वेज का बेस, जिसमें कि हाथों के मूवमेंट से जो है एक दूसरे के सामने अपने मन की बातों को एक्सप्रेस किया जाता था। हाँ, बहुत ही लिमिटेड समझते होंगे लोग, क्योंकि उतने अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हाथ हिला करके, लेकिन फिर भी वही था। जैसे कि जेस्चर्स एंड हैंड मूवमेंट्स आज के डेट में कहाँ देखने को मिलता है? जो डीफ लोग होते हैं, ठीक है, डीफ यानी कि जो लोग सुनते नहीं, यानी कि बहरे लोग। तो डीफ लोगों के लिए जो है वो साइन लैंग्वेज आती है, जिसमें उंगलियों का इस्तेमाल करके उन्हें चीज़ों को समझाया जाता है। ऐसे न्यूज़ चैनल्स भी बहुत सारे हैं जो साइन लैंग्वेज में जो है चीज़ों को डिलीवर करते हैं, चीज़ों को समझाते हैं डीफ लोगों के लिए। ठीक है, तो होमिनिड लैंग्वेज जो था वो अंग विक्षेप और हाथों के संचालन पर बेस्ड था, यानी कि जेस्चर्स एंड हैंड मूवमेंट्स पे बेस्ड था। ठीक है, अब दूसरी बात, तो जो हम लोग जो आजकल बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज है हमारा, इसमें क्या शब्द हैं? इंग्लिश बोलते हैं तो ABCD से बहुत सारे ABCD जो यूनिट है, इनसे जो है बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। जैसे हम ऑरेंज बोल रहे हैं, तो ऑरेंज जो है ये एक शब्द हुआ ना। हिंदी में कुछ भी बोल रहे हैं, हिंदी में सेब बोल रहे हैं, कुछ भी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ, तो ये जो क्या है, ये हिंदी के वर्णमाला से मिल करके बना एक शब्द है। शब्दों को मिलाकर मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ। तो ये क्या, ये वर्बल लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें शब्द है, ये शाब्दिक लैंग्वेज है, शाब्दिक भाषा है। बट जब लैंग्वेज स्टार्ट हो रहा था, यानी कि भाषा जब भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई थी, तो उस वक्त जो था वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता था। नॉन वर्बल कहने का मतलब है अशाब्दिक, उसमें शब्द नहीं होते थे। तो शब्द नहीं होते तो फिर वो लैंग्वेज कैसा है भाई? तो वो ऐसा था। हमिंग समझते हैं, जैसे हम किसी गाना को गुनगुनाते हैं, उसके शब्द को लेकर नहीं, ऐसे हाँ करके, ऐसे करके। तो ये गुनगुनाना, इसे कहते हैं इंग्लिश में हमिंग, HUMMING। ठीक है, हमिंग, इसे हिंदी में कहते हैं गुनगुनाना। तो ये था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिफोर लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के डेवलप होने के पहले ये वोकल था, यानी कि हम लोग ऐसे अपने गले से ही आवाज़ निकालते थे, बट उसमें शब्द नहीं होते थे। क्लियर है? तो आगे पुश करते हैं। और जो तीसरा है, ठीक है, इसमें ह्यूमन स्पीच बिगन विथ कॉल्स, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ पा रहे होंगे। ह्यूमन स्पीच बिगन विथ कॉल्स, यानी कि जो हमारी जो लैंग्वेज है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ऐसा माना जाता है कि बुलाने की क्रिया से। बुलाने की क्रिया यानी कि आप जो है एप्स में, यानी कि वानरों में देखते होंगे, वो एक डिफरेंट तरह के साउंड को निकाल करके या हाथ का कुछ इशारा करके ऐसे अपने जो है अलग वानर को, अलग एप्स को बुलाते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब वानरों में होता है।
तो यहीं से ऐसा माना जाता है कि डेवलपमेंट हुआ होगा लैंग्वेज का, यानी कि लैंग्वेज के पहले ये रहा होगा कि मतलब एक दूसरे को कुछ तरीके का आवाज़ निकल के अपने पास बुलाते होंगे, जैसे वो तो हम आज भी कर सकते हैं इशारे से, जैसे अपने फ्रेंड को बुला लेते हैं अपने पास, या फिर कुछ भी साउंड निकाल करके। एग्जैक्ट वर्ड्स बोलने की ज़रूरत शायद ना पड़े, अगर चाहें तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये जो है लैंग्वेज के पहले का स्टेज माना जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे इसमें और क्या देखना है हमें। तो ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तो ऐसा मतलब होमो हैबिलिस जो थे, होमो हैबिलिस का जो बोन्स मिला, वो उसके जो स्कल मिले, तो स्कल्स में जो स्टडी किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, तो ये कहा गया कि होमो हैबिलिस के स्कल मतलब ब्रेन में ऐसी विशेषताएं थी, ऐसे फीचर्स थे जिनसे कि वो मतलब बोलना जो है उनके लिए पॉसिबल था। ठीक है, होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में ऐसा कुछ था जिसे स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने कहा कि इन विशेषताओं के आधार पर ये जो है बोलना इनके लिए जो है पॉसिबल था। और ठीक है, तो इसी के बेसिस पे एक अगला मत ये निकल के आता है कि आज से लगभग 20 लाख साल पहले लैंग्वेज का डेवलपमेंट यानी कि भाषा का विकास हुआ होगा। अब भाषा का विकास हुआ तो ये तो बहुत ही बड़ा स्टेज है, मतलब ये स्टेज प्रोसेस में हो ना, पहले थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा, ऐसे करके ये हज़ारों साल तक होते रहा। और जो भाषा में जो अभी हम बोलते हैं, तो हमारे गले में एक वोकल कोड होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम स्वर तंत्र। ठीक है, वोकल कोड की मदद से हम बोलते हैं। तो ये जो वोकल कोड है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये आज से लगभग 2 लाख ईयर्स अगो यानी कि 2 लाख साल पहले डेवलप हुआ होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, 20 लाख साल पहले भाषा का डेवलपमेंट बताया जा रहा है, और आज से 2 लाख साल पहले स्वर तंत्र यानी कि वोकल कोड का डेवलपमेंट बताया जा रहा है। यानी कि बीच में ऑलमोस्ट 18 लाख ईयर्स का गैप है। यानी कि लैंग्वेज से प्रॉपर वोकल कोड में आने में हमें कितना ज़्यादा समय लगा। और ये सभी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हमें अगले स्लाइड पे क्या देखना है। अच्छा हाँ, तो हमारे पास देखिए अब तीसरा मत क्या है। हमने जो है 2 तरह की चीज़ें देखी, और तीसरा मत ये है कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में कम्युनिकेशन, ठीक है, इसे यानी कि भाषा कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को जो है लैंग्वेज के डेवलपमेंट को आर्ट से जोड़ करके देखा जा रहा है, यानी कि कला से। और ऐसा कहा गया कि ऐसा माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ विद्वानों के द्वारा, कि आज से लगभग 40 से 35 हज़ार साल पहले लैंग्वेज का विकास जो है, यानी कि भाषा का विकास आर्ट के साथ हुआ, यानी कि भाषा का विकास कला के साथ हुआ। और ऐसा क्यों हुआ, तो जैसे आप भी समझते होंगे ये बात कि जो ड्राइंग्स है, यानी कि ड्राइंग्स क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, हम जैसे कुछ ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग के थ्रू भी हम कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, और जो हम बोलते हैं, बोलने के थ्रू भी क्या करते हैं, अपने मन के भाव को सामने वाले के लिए प्रकट करते हैं कि भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम ये समझो। तो हम वो चीज़ ड्राइंग से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो दोनों क्या है, दोनों संचार और अभिव्यक्ति के माध्यम है। यानी कि लैंग्वेज एंड आर्ट बोथ आर मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, दोनों ही संचार और अभिव्यक्ति के माध्यम है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे कला की बात हो गई, कला और जो है भाषा को एक साथ जोड़ा जा रहा है। तो आइए इन फेमस पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये केव पेंटिंग्स जो हैं ये बहुत ही पहले, यानी कि आज से लगभग 35 से 40 हज़ार साल पहले के हैं। सॉरी, 35 से 40 हज़ार नहीं, ये जो है 30 हज़ार से लेके 12 हज़ार साल के बीच इनका डेटिंग दिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30 हज़ार को मैं 30K लिख रहा हूँ, जैसे तो लैंग्वेज आपको पता ही होगी ये क्या मैं लिख रहा हूँ। 30 हज़ार से 12 हज़ार साल के बीच इनकी डेटिंग की गई है, इन सभी पेंटिंग्स की। तो ये केव पेंटिंग्स देखिए कौन कौन सी हैं। पहला देखें लेस्कॉक्स। ओके, लेस्कॉक्स ये कहाँ पर है, फ्रांस में। ठीक है, दूसरा है शोवे, यहाँ पे इसका हिंदी जो है लिखा हुआ नहीं है, गलती से मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ शोवे, वो काफ़ी थिक है, शोवे। ठीक है, दूसरा है शोवे, ये भी फ्रांस में है। ओके, और तीसरा है अल्तामिरा, और अल्तामिरा है कहाँ, स्पेन। ओके, अल्तामिरा है स्पेन। तो लेस्कॉक्स फ्रांस, देखिए आप ड्राइंग्स को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है शोवे, इसमें भी देखिए जानवरों की चित्रकारी की गई। तीसरा है अल्तामिरा स्पेन।
तो ये जो गुफा चित्र है, जैसे अल्तामिरा स्पेन, इसके मिलने की एक इंटरेस्टिंग कहानी आपके बुक में दी गई है, जिसे मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उससे पहले आप ये जान लें, जैसे ये चित्र मिले, ये सभी चित्र केव पेंटिंग्स जो मिले, इनके मिलने से क्या हुए, कुछ सवालों के जवाब मिले साइंटिस्ट्स को, विद्वानों को, जो भी इनके लोगों के, जो प्राचीन मानव के बारे में जो भी खोज कर रहे थे, उनको बहुत सारे आंसर मिले, बहुत सारे क्वेश्चंस के। बट जितने आंसर नहीं मिले ना, उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस मिले। ठीक है, अब सवाल किस प्रकार के जो उनके मन में आए कि ये जो केव पेंटिंग्स हैं, ये जो गुफा चित्र हैं, ये इनका जो पेंटिंग किया गया, ये गुफा के एक कुछ खास हिस्से में ही किया गया। ठीक है, मतलब सभी जगह पर नहीं। तो ऐसा क्यों कि कुछ खास हिस्सों में ही किया गया, अन्य हिस्सों में पेंटिंग्स क्यों नहीं की गई, ड्राइंग ऐसा क्यों नहीं की गई, कलाकृतियाँ जो भी क्यों नहीं बनाई गई। दूसरा है कि कुछ लिमिटेड, कुछ खास तरह के ही जानवरों की पेंटिंग्स बनाई गई, सभी तरह के जानवरों की क्यों नहीं बनाई गई। ठीक है, तीसरा सवाल क्या उठा कि पुरुषों को जो है अकेले जो है उनको भी पेंट किया गया, और समूह में भी यानी कि ग्रुप में भी पेंट किया गया। बट जो फीमेल यानी कि महिलाएं हैं, उनको, फीमेल्स को हमेशा ग्रुप में पेंट किया गया। ठीक है, और कभी भी उन्हें इंडिविजुअल पेंट उन्हें नहीं किया गया। और जानवरों के साथ पेंट करने में केवल पुरुषों को ही साथ में रखा गया और महिलाओं को नहीं रखा गया। ठीक है, और फिर जो है एक और बहुत बड़ा सवाल ये था कि पेंटिंग्स केवल वहीं पर की गई। ठीक है, जानवरों के समूह जो हैं उनको गुफाओं के उन भागों में ही केवल पेंट किया गया जहाँ पर साउंड अच्छे तरीके से आती थी, जहाँ पर आवाज़, बाहरी आवाज़ अच्छे तरीके से पहुँचती थी। तो ये भी एक सवाल था कि ऐसा क्यों। तो इसके जवाब तो नहीं मिल पाए, बट ये क्वेश्चन ही बन के रह गया। बट ये जो पेंटिंग्स हैं, इनके थ्रू कुछ चीज़ों के जवाब मिले, जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले हम अल्तामिरा की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। अल्तामिरा है कहाँ पर, ये स्पेन में है। ठीक है, तो एक जो है एक पुरातत्वविद थे, मतलब कोई ऑफिशियल पुरातत्वविद नहीं, शौकिया। ठीक है, वो उन्हें चीज़ों को ढूंढना अच्छा लगता था। उनका नाम था मार्सिलिनो सेंज दी साउथवोला। नाम थोड़ा टेढ़ा है, आप बुक में देख लीजिएगा, मार्सिलिनो सेंज दी साउथवोला। ये जो है अपनी डॉटर, अपनी बेटी के साथ स्पेन के अल्तामिरा गुफा में बैठकर कुछ खुदाई कर रहे थे। ठीक है, उनकी बच्ची जो है वो वहाँ पर गुफा में खेल रही थी और ये अपनी खुदाई में लगे हुए थे। तभी उनकी बेटी जो है वो शाउट करना स्टार्ट की, चिल्लाना स्टार्ट की, लुक पापा ऑक्शन ऑक्शन। तो उसे जो है एक्चुअल में ये एक जो है ड्राइंग दिखी, कहाँ पर, गुफा की छत पर। ठीक है, तो फिर ये जो है उसे अपनी बेटी की आवाज़ को सुना, इसने उसे हल्के में लिया और सोचा कि अरे कुछ नहीं होगा। बट फिर जब वो शाउट करना कंटिन्यू करती रही तो फिर ये जो है वापस मुड़ा और जाकर देखा तो ये भी शॉक्ड रह गया कि इतना ज़बरदस्त पेंटिंग और बहुत ही सेफ़ था, मतलब कि कुछ हुआ नहीं था। अब गुफा के अंदर पेंटिंग्स क्या होती है, सेफ़ क्यों रहती है, तो वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर आंधी तूफान बारिश कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो पेंट्स वहाँ पर हज़ारों साल एग्जिस्ट करती है। और ये जो पेंट था एक्चुअल में ये एक लेई यानी कि पेस्ट के फॉर्म में वो पेंट था। ठीक है, कुछ पेस्ट टाइप का था जिसे यूज़ करके ड्रॉ किया गया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है इसे एक पुस्तिका इन्होंने पब्लिश की, एक बुक पब्लिश की इस खोज को लेकर के। और फिर यही है कि जो पहले प्रॉब्लम हुआ था, लोग इसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में इतनी अच्छी ड्राइंग इतने पुराने समय की हो सकती है। शुरू में लोग इसे एक्सेप्ट करने से कतराए, लेकिन बाद में एक्सेप्ट हुआ भी और होना भी था। अब देखिए ये जो सवाल उठा था कई तरह का, ठीक है, लेकिन और कुछ सवालों के जवाब भी मिले। ऐसा मतलब अज्यूम किया गया कि ऐसा क्यों हो सकता है, तो पेंटिंग्स क्यों बनाई जाती थी। तो पेंटिंग्स को जो है ना, ये इसे रिचुअल से, ठीक है, यानी कि एक रस्म से रिलेट करके देखा जाता था, इसे धर्म से रिलेट करके देखा जाता था। और ऐसा भी कहा गया विद्वानों द्वारा कि ये जो है पेंटिंग्स जो है इसलिए भी बनाए जाते होंगे सो दैट दे कैन इंश्योर अ सक्सेसफुल हंट, यानी कि एक सफल शिकार को सुनिश्चित करने के लिए वो पेंटिंग्स बनाते हों, जैसे एक रस्म की तरह कि चलो भाई हमने पेंटिंग बना ली तो हमारा शिकार अब कंफर्म हो गया। इस तरीके से जैसे अभी भी कुछ मतलब धर्म से जुड़ी बातों में ऐसी आपको चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे बहुत सारे जनजातियों में क्या होता है कि फसल को उगाने से पहले वो कई तरह के मतलब रस्म करते हैं। ठीक है, तो एक डोंग, एक जनजाति थी ओडिशा में, मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी, खोंड और सवार करके जनजाति थी। ये हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, ये अभी नहीं मिलेगा, वो थोड़ा बाद की स्टडीज़ में मिलने वाला है, आपको 11th-12th में शायद नहीं मिलेगा। खोंड या सवार, इन दोनों में से नाम कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बस एग्जांपल दे देता हूँ, आप इसे एज अ फैक्ट मत लीजिएगा इस नाम को। तो उसमें क्या था ना, नरबली था, यानी कि फसल अच्छी प्राप्त करने के लिए लोग नरबली देते थे। ठीक है, तो ये क्या था, ये रस्म था। तो इसी प्रकार का रस्म इसे माना गया, मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं कि एग्जांपल दिया मैंने,
ठीक है। तो सफल शिकार सुनिश्चित करने के लिए पेंटिंग का कार्य एक रस्म हो सकता था। द एक्ट ऑफ पेंटिंग कुड हैव बीन अ रिचुअल टू इंश्योर सक्सेसफुल हंट। ठीक है, दूसरा क्या जवाब या दूसरा क्या हमें चीज़ समझने को यहाँ पर मिल सकता है। देखिए, ये जो है जब भी लोग आकर के पेंटिंग्स बनाते होंगे तो ऑब्वियस सा बात है गैदरिंग होता होगा। ठीक है, लोग समूह में इकट्ठे होते होंगे। तो अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, लोग जो है मिलने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, अब इकट्ठे हो रहे हैं तो बहुत सारे सामूहिक क्रियाकलाप, ग्रुप एक्टिविटीज़ वो करते होंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, तो अब क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसा देखिए पहले यहाँ पे लिखा हुआ है शिकार की योजना। दे वुड हैव बिन प्लानिंग अबाउट द हंट, यानी कि अब जो नेक्स्ट शिकार करना है उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर चर्चा कर सकते होंगे। दे वुड हैव बिन गॉसिपिंग अबाउट टेक्निक्स एंड वेज ऑफ हंटिंग। ठीक है, कैसे शिकार करना है, शिकार के तरीकों और तकनीकों पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक, प्लान बना सकते हैं। पहली बात तो ये था। दूसरा था कि उसके जो तरीके हैं, उसके जो तकनीक है, वेज एंड टेक्निक्स पे बात कर सकते हैं। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है मुझे, कि आने वाली पीढ़ी को जानकारी देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी क्या है, अभी हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे पीछे जितने भी जनरेशन रह चुके हैं उन लोगों ने क्या किया, जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर किया, ये जो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो बरसों का मेहनत है। वर्षों नहीं, एक्चुअल में कहे तो सदी में चला जाएगा। ये मोर देन 100 ईयर्स 200 ईयर्स का मेहनत है ये। और हमें क्या है, एक चैप्टर में 10-15 पेज में आपको 5-6 वीडियोस में पढ़ने को मिल जा रहा है। ये क्या है, पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ही तो है, तभी तो सीख पा रहे हैं। जो चीज़ लोगों ने 200 साल लगा दिए समझने में, हम लोग तो एक चैप्टर पढ़ के सीख गए। तो कैसे सीखे, पिछले जनरेशन ने हमारे लिए चीज़ों को इकट्ठा करके रखा एक जगह पर, ताकि हम चीज़ों को सीखें और कम समय में हम आगे बढ़ें और हम आगे फर्दर चीज़ों को रिसर्च करें, जो है डिस्कवरी करें। तो ये पेंटिंग्स आने वाली पीढ़ी को ये जानकारी देने के लिए भी हो सकती है। हाउ वी कैन हंट, यानी कि हम लोग कैसे हंटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकती है। सपोज़ करें कि कोई एक फैमिली टाइप की है, तो वो लोग हंटिंग करते थे, तो उनके घर में कुछ बच्चे हैं, तो बच्चों को सिखाने के लिए ड्राइंग्स बनाते हैं वो, और उन ड्राइंग्स को देकर के उनके बच्चे भी हंटिंग में और खुद को और ज़्यादा स्किलफुल पा सकते हैं, खुद को ज़्यादा कुशलता दे सकते हैं। समझ में आ गया, 3 तरह की चीज़ें थी जब ये हंटिंग मतलब मिलते थे, तो क्या क्या हो सकता था। शिकार की योजना बना सकते थे, शिकार के तरीकों तकनीकों पर चर्चा कर सकते थे, और आगे आने वाली पीढ़ी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, जानकारी दे सकते थे। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है जो हमारा टॉपिक है वो है हंटिंग एंड गैदरिंग, जो हंटर गैदर सोसाइटीज़ है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हालांकि जानने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ बचा हुआ है। इसे जितनी आप इसकी खुदाई करते जाएं उतनी आपको नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी, और अभी भी ये डिस्कवरी कंप्लीट है नहीं, और ये बहुत ही उलझी हुई है। मैंने पहले चैप्टर में भी कहा है कि इसमें कुछ नीट एंड क्लीन नहीं है। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस तरीके से पढ़ें, सारा कुछ ऐसा ऐसा सजा हुआ नहीं। ये बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसे इतना सीधा करके अब तक बहुत मुश्किल से किया गया है, और ये आने वाले समय में और भी सीधा सीधा और भी ईजी टू अंडरस्टैंड होता जाएगा। और अभी भी जो है डिस्कवरीज हो रही है, अभी भी चीज़ें मिल रही हैं, और तरह तरह के मानव के हड्डियाँ मिल रही हैं। ठीक है, तो अब शिकारी संग्राहक समाज के बारे में हमें नेक्स्ट में क्या पढ़ने को मिलेगा पता है उसमें एक हादजा ट्राइब है अफ्रीका में, उसके बारे में पढ़ना है हमें। और फिर हमें ये देखना है प्रेजेंट टू पास्ट, यानी कि अभी के जो शिकारी संग्राहक समाज है उन्हें पढ़ के हम कैसे जो अतीत में यानी कि पास्ट में रह चुके हैं हंटर गैदरर सोसाइटीज़ यानी कि शिकारी संग्राहक समाज, उनके बारे में हम क्या समझ सकते हैं, क्या उनके लाइफ को हम रिक्रिएट कर सकते हैं, उनके लाइफ को स्टडी कर सकते हैं अभी के जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ हैं उनको स्टडी करके, ये हमें जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।